नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। इस देश में सीए का विरोध में हाय मोदी के नारे लगे, सड़कों पर कब्जा किया गया, जमकर अराजकता फैलाई गई, यहां तक कि दंगे भी हो गए। लेकिन अब कश्मीर से लेकर ढाका तक हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, घर जलाए जा रहे हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के एक तरफा चश्मा पहनने वाले यानी सेकुलरिज्म के वो तमाम सूरमा कान में रुई डालकर बैठ चुके हैं। क्यों जनाब, क्या सेकुलरिज्म का सारा ठेका सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के कंधे पर रख दिया गया है? ढाका में उनके घर जला दिए गए, आतंकी कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर मारे, और ये तख्ती वाली ब्रिगेड, मोमबत्ती वाली टोली, ये गैंग मानवाधिकार के सो कॉल्ड ठेकेदार चुपचाप तमाशा देखें। और सवालों में तो सियासी पार्टियां भी हैं जो खुद को सेकुलरिज्म का मेडल देती हैं, लेकिन वोट के लिए गठबंधन उन लोगों के साथ कर देती है जो कट्टरता की सारी मर्यादाएं लांघ जाते हैं। आज इनकी भी पोल खोलनी बेहद आवश्यक है, जरूरी। और सवाल तो यह भी है जो पूछा जाएगा कि क्या सीए का विरोध करने वालों की आंखों पर पट्टी अब हट रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदुओं पर हमला सीए नहीं है जुमला। आज का आर पार इसी पर। कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग। छोटा छोटा बच्चा है सर, कि कौन सी खिलाएंगे हम? कहाँ कमाने के लिए जाएंगे? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। और अब सुनिए, कांग्रेस ने जिस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की इंडियन सेक्युलर फ्रंट से गठबंधन किया था, वो क्या कह रहे हैं। ये छोटी सी झलक है, पूरा बयान कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाएंगे। उससे पहले खुद कांग्रेस के एक बड़े नेता का बयान सुनिए। क्या वजह है जब जब हिंदुस्तान में कहीं पे भी इलेक्शंस हो रहे होते हैं या होने होते हैं तो तब भी कश्मीर में वायलेंस क्यों बढ़ता है? और जो कभी सीएए का विरोध करते थे, उन्हें भी अब सुन लीजिए। तो सीएए जैसा कानून लाना चाहिए, और जो लोग भी परेशान हैं, हमारे हिंदू भाई, उनको भारतवर्ष में अगर नेशनलिटी मिलती है तो हम इसका वेलकम करना चाहिए। परंतु मैं उसी के साथ कहता हूँ, रोहिंग्या के अंदर, म्यांमार में, अफगानिस्तान में, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ की माइनॉरिटी के साथ, वहाँ मुसलमानों के साथ अगर ज्यादती हो रही है, और अगर मुसलमान आना चाहता है तो आप सीए में मुसलमानों को माइनस करते हो। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। देश में माइनॉरिटी के साथ हो रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे देश में, भारतवर्ष में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है? और बार बार सीए का हवाला देने वाले, सीए पे वोट बटोरने वाले जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो चुनावी हिंदू बन जाती है, वो कुछ भी अपने मुंह से बोल नहीं रहे हैं। तो क्या सीएए के नाम पर विपक्ष सिर्फ सुविधा की सियासत कर रहा है? और अब वक्त है आर पार के विश्लेषण का। लेकिन आज विश्लेषण में मैं अमीश देवगुन कोई शब्द नहीं बोलूंगा। आज मैं आपको बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो दिखाऊंगा। वो तस्वीरें आप खुद देखिए और निर्णय लीजिए। ये सब मंदिर और पंडालों को तोड़ रहे हैं, वो वीडियो देखिए आप और खुद निर्णय लीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, उन तस्वीरों को आप देख लीजिए, अगले 20 सेकंड तक देखिए जरा। ये सब मंदिर और पंडालों को तोड़ रहे हैं, ये हमारे घर ना आ जाएं। देखिए ये वीडियो बन रहा है, इसका एमबीएस पीसीआर थोड़ा ऊपर करिए। ये घर में वीडियो बना रहा है परिवार। মন্দির সব ভাঙিয়ে লেতেছে, প্লিজ তোমরা বাড়ির ভিতরে ঢুকলেও সাবধানে থাকো। और अगला वीडियो मैं जो दिखाने जा रहा हूं वो किसी और देश का नहीं है, भारत का है। और उस वीडियो में मैं आपको बाइट सुना रहा हूं
पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की। इनके संगठन का नाम है इंडियन सेकुलर फ्रंट। सही आपने पहचाना, आईएसएफ वही संगठन है जिसने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था बंगाल के अंदर, और सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं, लेफ्ट के साथ भी गठबंधन किया था। फुरफुरा शरीफ के नाम से जो मशहूर है, फुरफुरा शरीफ जी की जो दरगाह है उसके नाम पर जो मशहूर है, वो क्या कह रहा है ये सुनिए जरा। বাংলাদেশে হচ্ছে নেটে দেখেন কোরআন শরীফ পবিত্র একটা কিতাব, যে কিতাব একটা হনুমানের ছবি পায়ের গোড়ায় রেখেছে। তোমার স্বাধীনতা আছে কোরআনকে অপমান করা, তোমার স্বাধীনতা আছে ইসলামের বিরুদ্ধে বলা, তোমার স্বাধীনতা আছে রাসূলের গুস্তাখি করা। তুমি যদি মনে করে এই স্বাধীনতা তোমার আছে, তাহলে আমি আব্বাস সিদ্দিকী আজকে বলে যাচ্ছি আমারও স্বাধীনতা তোমার ধর থেকে কল্লাকে আলাদা করে দিবার সময় এসে গেছে। और कहा जा रहा है कि मुझे भी आजादी है कि मैं सिर से धड़ को अलग कर सकता हूं, यह कहा जा रहा है। बाद में हालांकि इन्होंने बाद में माफी मांग ली और कहा कि देखिए मैंने आवेश में ये सब कुछ बोल दिया, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिया जा रहा है हजारों लोगों के सामने। और ये 15 अक्टूबर का वीडियो है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, और ये कांग्रेस के अलाय पार्टनर थे। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है, मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं डॉक्टर संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जुड़ रही हैं शिवसेना की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड डिप्टी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी, उनका स्वागत है। मेरे साथ आज की चर्चा में डॉक्टर अजय आलोक हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। मुकेश शर्मा है, पूर्व विधायक रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शोहेब जमई भी हैं, जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं। इनको शाहीन बाग के नाम से भी जाना जाता है कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट था उसमें ये एक तरह से एक बड़ा चेहरा बन के उभरे थे। आपका भी स्वागत है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले मुकेश शर्मा जी आप ही का रुख करता हूं। देखिए, देश में जो हो रहा है उसकी बिल्कुल चिंता पहले करनी चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर भी विचार रखे जा रहे हैं, लेकिन ये आपका अलाय पार्टनर है फुरफुरा शरीफ। फुरफुरा शरीफ के साथ आपने गठबंधन किया था बंगाल के अंदर। ये जो वाणी बोल रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमित जी, जहाँ तक सवाल फुरफुरा शरीफ वाले मुद्दे पर है, तो पीडीपी के साथ भाजपा का भी गठबंधन रहा है। जिन्होंने कहा तिरंगे को कांधा लगाने वाला नहीं मिलेगा, जो बीजेपी वाले कोट करते रहते हैं आजकल भाषण में, उस वक्त इनका अलायंस चल रहा था। जिस वक्त आप 15 अक्टूबर का भाषण आप बता रहे हैं, जिस वक्त अलायंस हुआ उस वक्त का भाषण ये नहीं है, और आपने खुद ही कहा कि उन्होंने माफी भी मांग ली है। खैर, मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं। नहीं, मुद्दा यही है, मुद्दा फिलहाल यही है। आपको लगता है ये जो भाषा बोली गई जिसमें कहा गया मैं अब्बास सिद्दीकी, मुझे भी आजादी है सिर से धड़ को अलग करने की, आपने भाषा की शैली देखी क्या कि नहीं? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये वही लोग हैं जो आपके साथ मिलकर सीए का विरोध कर रहे थे। इससे सवाल पूछना पड़ेगा मुकेश जी। सवाल थोड़ा कठिन है लेकिन जवाब आपको देना चाहिए। नहीं, लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है, मैं इस पे भी बड़ा स्पष्ट जवाब दूंगा, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, जरा मुझे थोड़ा सा मौका दीजिएगा। आपने 3 चीजें जोड़ दी हैं, सीए जोड़ दिया है, मैंने सीधा सा अब्बास सिद्दीकी पे सवाल पूछा है। ये इंडियन सेकुलर फ्रंट पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, कांग्रेस पार्टी का अलाय पार्टनर, जो कह रहा है, मैंने उस पर सवाल पूछा है। ये सेकुलरिज्म है मुकेश जी? अरे साहब, मुझे बोलने देना। जी सर, मैं बोलने जवाब दे रहा हूं आपको। जी सर, प्लीज। जिस भाषा का प्रयोग किया गया है, जो वीडियो आपने सुनाया है, जिस आदमी ने भाषण दिया उसने खुद माफी मांग ली है। अगर मैं इसको कहूं कि मेरे लिए आपत्तिजनक ही नहीं है, बल्कि किसी भी सभ्य समाज के लिए आपत्तिजनक है, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। जहां तक अलायंस पार्टनर का सवाल है, मैं आपको ये एक नहीं ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं किस किसने किस के साथ कब कब अलायंस किया है जी, और कब किस किसने किसके साथ अपना गठबंधन तोड़ा है, और कब किस देश में किस किसने गोडसे की पूजा की है। इसलिए यह विषय नहीं है आज। विषय बांग्लादेश में जो हो रहा है, जो आपने मुद्दा सही विषय उठाया है, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है, वो निश्चित तौर पर हर भारतीय के लिए चिंता का विषय है, चाहे वो किसी कौम का हो, संप्रदाय का हो, धर्म का हो। नहीं, कोई और कौम नहीं है, हिंदू ही है वहां पर जो प्रताड़ित हो रहे हैं, कोई और कौम नहीं है। लेट्स गेट रियल ऑन दिस। आई थिंक मनीष तिवारी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोला है, आप ही की पार्टी के, और मिलिंद दोड़ा ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है।
लेट्स गेट रियल विद दिस। कोई और संप्रदाय नहीं है, हिंदू वहां पे प्रताड़ित हो रहे हैं। बांग्लादेश से लेकर कश्मीर तक हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं जी। अरे मुझे बोलने दो के बोलने दे रहा हूं मैं आपको बोलने दे रहा हूं। आप कह रहे हैं जो भी संप्रदाय प्रताड़ित हो रहा है, मैं कह रहा हूं जो भी नहीं, हिंदू प्रताड़ित हो रहा है वहां पर। मैं आ रहा हूं जी सर। बांग्लादेश में जो हिंसा हिंदुओं के साथ हो रही है, भारतीयों के साथ हो रही है, मैं जानना चाहता हूं, देश ये जानना चाहता है, ये राजनीतिक हिंदुओं वाली सरकार जो वोट लेने के लिए नाटक करती है हिंदू होने का, इस सरकार के मुंह में दही जमी हुई है। इस सरकार के हाथ किसने बांध रखे हैं? अरे चाइना के सामने आपने घुटने टेक दिए, आप बांग्लादेश को आंख क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों बांग्लादेश के अंदर ऐसा हो रहा है? हिंदुस्तान की सरकार कर क्या रही है? हमारी विदेश नीति, कूटनीति दोनों फेल है। और मैं कहना चाहता हूं, इस घटना का राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास ना करे भारतीय जनता पार्टी। देश दुखी है, मुकेश शर्मा भी दुखी है, कांग्रेस भी दुखी है, आप भी दुखी है, सारा देश दुखी है। लेकिन आप ही के नेता तारिक हामिद कारा दुखी नहीं है, जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य आपके सीनियर नेता है, उन्होंने आज एक बयान दिया हमारे चैनल को, न्यूज 18 को। क्या वजह है? जब हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव होता है तभी कश्मीर में हिंसा क्यों बढ़ जाती है? यानी जो कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है हिंदूज की खासतौर पर और सिख्स की, उसको भी उन्होंने चुनाव से जोड़ दिया। अभी आपने भी बोला कि चुनावी फायदा बीजेपी ना उठाए, यानी बांग्लादेश में हिंदू मरे तब चुनावी फायदा बीजेपी उठा रही है, कश्मीर में हिंदू मरे तब चुनावी फायदा बीजेपी उठा रही है। ये मानसिकता क्या सही है? एक सेकंड में संबित पात्रा, अब आपने बोला, देखिए मेरे साथ बाकी भी मेहमान है, डॉक्टर संबित पात्रा भी है, प्रियंका जी भी है, अपनी अपनी टर्न पे बोलिए। मेरे निवेदन को स्वीकार करिए मुकेश जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। आप ही से डिबेट को मैंने ओपन करा है, आपने अपने वक्तव्य को रख लिया, आपने सवाल खड़ा करे, बीजेपी राजनीतिक फायदा इसका ना उठाए। संबित पात्रा, सबसे पहले तो पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, इस शख्स को हमने सुना ये क्या कह रहा था, फिर हमने ये सुना कि तारिक हामिद कारा क्या कह रहा था। एक कांग्रेस का अलाय पार्टनर है, कांग्रेस पार्टी का नेता है। देखिए अमीश भाई, पहले तो बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर मुझे रोशनी डालनी है, उसके बाद जो प्रश्न पूछा गया है उस पर बोलना है। अमीश भाई, ये कोई अभी का विषय नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर और जो माइनॉरिटीज है बांग्लादेश में उनके ऊपर आक्रमण हो रहा हो, उनकी संख्याएं घट रही। मैं आंकड़ों के साथ आया हूं, कुछ आंकड़े रखना चाहूंगा। और यही हाल बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान का भी है, अफगानिस्तान का तो खैर अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा ही था। ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश, जब ईस्ट पाकिस्तान था और बाद में जब बांग्लादेश बना, तो 1951 से 2011 के ये आंकड़े इस किताब में मौजूद है, डेमोग्राफी ऑफ द कंट्रीज में। आप उसमें देखेंगे 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान 76.9%, हिंदू पॉपुलेशन 22%। 2011 में बांग्लादेश में 90.4% मुस्लिम पॉपुलेशन, हिंदू पॉपुलेशन 8.5%। और प्रोफेसर बरकत, जो ढाका यूनिवर्सिटी के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर है, जिनका पेपर पूरे विश्व में फेमस हुआ है, उनका एक कोट बहुत जानकार कोट है, जिसको कि पूरे विश्व में कोट किया गया, अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में भी कोट किया गया, कि विदिन 30 years there would be no single Hindu left in बांग्लादेश। आने वाले 30 वर्षों के अंदर कोई एक भी हिंदू बांग्लादेश के अंदर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान में 1941 में 13.5% हिंदू थे, 79.2% मुस्लिम थे, और अब 2015 में 95.84% मुस्लिम एंड हिंदू 2.59%। ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की तरफ हिंदुइज्म बढ़ रहा है इन देशों में। उसके बावजूद यहां क्या कहा जा रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? 1951 में मोदी जी नहीं थे, 1961 में मोदी जी नहीं थे, 71 में भी मोदी जी नहीं थे, और 2011 में भी मोदी जी नहीं। लेकिन अब तो मोदी जी है। एक जिहाद की मेंटालिटी है। मैं मोदी जी हैं तभी तो सीए पे डिस्कशन हो रहा है, वरना हम सीए पे क्यों डिस्कशन करते? ये एक मेंटालिटी है। और देखिए अमीश भाई, मैं दुख के साथ, मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं और सत्य को प्रस्तापित नहीं करते। आप जानते हैं हिंदू, आप सोचिए अंकोर वट का सबसे बड़ा मंदिर इंडोनेशिया में, अंकोर वट, हजारों एकड़ों में फैला हुआ ये मंदिर, वहां से सिमटता हुआ आज हम कहां सिमट गए हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि कुछ तो है, कि हमारी हस्ती मिटती नहीं है। 100 वर्षों में इतनी तो हस्ती मिट गई, और हस्ती कैसे मिटती है भैया, कैसे मिटती है? और ये हस्ती क्यों मिट रही है? क्योंकि हमारे सारे चिंतकों को एक एक करके, आप हिंदू चिंतकों को यहां सुनिएगा, हम में से 5 लोगों के अलग अलग विचार होंगे, हम कभी कॉन्कर नहीं करेंगे,
मगर एक हमारे यहाँ मुस्लिम चिंतक आए हैं, उनका बहुत क्रिस्टल क्लियर चिंतन होगा, उसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारे यहाँ पर सीए को लेकर बीजेपी का एक चिंतन होगा, कांग्रेस की एक चिंतन होगी, शिवसेना का एक चिंतन होगा, मगर हम कॉन्कर नहीं करेंगे। ये सदियों से हिंदुओं के साथ हो रहा है और इसी कारण से हिंदू एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रहा है, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा मोदी जी तो है ना, बिल्कुल ठीक बात है। नेहरू लियाकत पैक्ट जो उस समय फेल हुआ, उसका नतीजा आज सीएए लेके मोदी जी आए। कब से आ जाना चाहिए था? गांधी जी ने कहा, पटेल ने कहा, लेकिन वही सवाल तो पूछा जा रहा है। राज्यसभा का स्टेटमेंट है आज प्रियंका चतुर्वेदी ने, जो मेरे साथ इस समय मौजूद भी हैं, यही सवाल तो पूछा। मैं एग्जैक्टली उनको कोट करते तो संबित पात्रा, आप उसका जवाब दे दीजिए 20 सेकंड के अंदर। उन्होंने बोला, बार बार सीए का हवाला देने वाली, सीए पर वोट बटोरने वाली भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी हिंदू बन जाती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही है। 30 सेकंड में जवाब डॉक्टर पात्रा, देन प्रियंका जी। हाँ, नहीं देखिए, नंबर एक, हम सीए लेके आ रहे थे तो यही लोग अपोज कर रहे थे ना, यही संजय रावत कह रहे थे ना सीए के विरोध में कि ये मुसलमानों के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। देखिए, मैं यहां पर प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत इनको जवाब देने नहीं आया हूं। मैं मानता हूं इस विषय में ना प्रियंका चतुर्वेदी, ना संबित पात्रा, ना अजय आलोक, हमारी क्या औकात है? सदियों से हिंदुओं की ये हालत हो रही है। हम तो यहां पर थियोरेटिकली डिबेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली विषय क्या है? प्रैक्टिकली विषय है हम इकट्ठे हो ही नहीं रहे हैं। वो शिवसेना की, मैं बीजेपी का, मुकेश जी हो गए कांग्रेस के, हिंदू इकट्ठा हो कहां रहा है? हिंदुओं ने कभी सोचा है कि वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं? नहीं। मैं तो एक सेकंड कंप्लीट कर रहा हूं। जी, ये एक सेकंड संबित, मैं आगे मौका दे दूंगा, आगे आपको मौका दूंगा संबित, आगे मैं आपको एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। 2 सेकंड ले लीजिए आप, सिर्फ 1 सेकंड में। जी। ये जो कागज मैं दिखा रहा हूं आपको, ये कागज डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऑफिशियल स्टेटमेंट राज्यसभा में है 18 दिसंबर 2003 का, जिसमें उन्होंने सीएए की डिमांड की थी जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। आई नो मगर दुखद है कि उसके बावजूद भी नहीं आ पाया। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी, मोदी जी लेके आए तो दंगे करवाए। प्रियंका चतुर्वेदी, सीए पर विपक्ष को अब अकल आने लगी है, क्या ये कहना सही होगा? एक्चुअली मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका जो शो का हेडलाइन है, जहाँ पे कहा सीएए जुमला नहीं, यही जुमला है सीएए का कि 2 साल हो गए सीएए पास हुए और अब तक कोई रूल्स फॉर्म नहीं हुए हैं, गाइडलाइंस नहीं है। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा विरोधी, सॉरी जी बोलिए मैडम। दूसरा मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपने कहा विरोधी पक्ष के लोगों के सुर बदलने लग गए। आपने हेडलाइन के साथ मेरा वो कोट चलाया था। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, जब सीएए पे चर्चा हो रही थी, हमारे देश की क्या मांग थी, देश के विपक्ष की क्या मांग थी कि हमें इसमें जो हम सीएए ला रहे हैं बिल्कुल लाना चाहिए, पर हमें इसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल आपको भी ध्यान होगा, इस पर डिबेट हुई हैं बहुत सारी। और मैं मानती हूँ मेरा भारतवर्ष जो है और जो भारत का सदियों से इतिहास रहा है और मेरे धर्म का इतिहास रहा है कि शरणार्थी किसी भी देश से आए हों, किसी दुनिया के किसी भी कोने से आए हों, तिब्बत के हों या पारसी हों, ईरान से आए हों, हमने उनको शरणार्थी का स्टेटस देकर उनको अपने देश में शामिल किया है। और वो हमारे देश के इतिहास में उन्होंने भी अपना वजूद रखा है और उसकी, मैं मानती हूँ, देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसमें भेदभाव लाना सीएए में, हमने इस बात पे हमने ज़रूर प्रश्न उठाए थे। अब सवाल ये है कि बांग्लादेश में पिछले 1 हफ्ते से दुर्गा पूजा हो, इस्कॉन मंदिर हो, वहाँ पे एक डिवोटी की मृत्यु हो गई है। हिंदू घरों में रोज़ आए दिन अटैक हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, उनका कोई भी ऑफिशियल स्टांस नहीं आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, स्पोक्स पर्सन के द्वारा 4 दिन पहले शेख हसीना जी की पीठ थपथपाई थी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और सब कुछ वो नियंत्रण में ला चुकी हैं। आज के अखबार ही, फ्रंट पेज अखबार, उस झूठ को सामने लाए हैं जी। तो मेरा प्रश्न तो बहुत सिंपल है, चलिए सीए आया, लोगों ने विरोध किया, सीए लागू हुआ, उसके रूल्स अब तक क्यों नहीं बना पाई है सरकार? अब अफगान से सिख आए और बांग्लादेश से हिंदू आए, कितने सिटीजन इन्होंने बनाए हैं 2014 से, उसका जवाब देश की जनता को दे दें। पर सीए तो 2019 के बाद आया है कि जब वोट बटोरने का काम आता है, क्योंकि तो आपने बोला, की बात करते हैं। जी प्रियंका जी, आपने बोला कि मैं ये चाहती हूं, जो संबित जी ने बोला, आपने बोला कि विपक्ष ये चाहता है कि तमाम लोगों को इसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए।
मुझे एक बात बताइए, बांग्लादेश के अंदर कौन प्रताड़ित हो रहा है? वहां पर हिंदू ही प्रताड़ित हो रहा है? पक्ष रख सकती हूँ, मैं पूरे विपक्ष की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। बिल्कुल आप पूरे विपक्ष की स्पोक्स पर्सन नहीं है, लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, बांग्लादेश में प्रताड़ित कौन हो रहा है? मिलिंद देओड़ा आज ट्वीट करते हैं, मिलिंद देओड़ा कहते हैं कि बांग्लादेश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा बेहद चिंताजनक है। धार्मिक उत्पीड़न से पलायन कर रहे बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा और पुनर्वास के लिए सीए में संशोधन किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर मिलिंद देओड़ा को भी लग रहा है कि हिंदू ही प्रताड़ित हो रहा है। हिंदू कहां जाएगा? हिंदुस्तान में नहीं आएगा तो जाएगा कहां? ये बात तो फैक्ट है। बांग्लादेश में मुस्लिम तो प्रताड़ित नहीं है ना। अमीश जी एक सेकंड, भाई साहब जी, भाई साहब एक सेकंड जी, भाई साहब एक सेकंड। सबसे पहले मैं मिलिंद देओड़ा जी की तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। नहीं है, मैं अपनी पार्टी की स्पोक्स पर्सन हूं। मैं अपनी पार्टी की बात रख रही हूं और मैं अपने ट्वीट के संदर्भ में आपसे बात कर रही हूं, और हमारी पार्टी का क्या पक्ष था पार्लियामेंट में, उसका पक्ष आपके सामने रख रही हूं। अब रही बात प्रताड़ित होने की, बिल्कुल हिंदू ही प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे सिख भाई बहन हो रहे थे अफगानिस्तान में। हमने बस ये कहा जो जो प्रताड़ित होते हैं, कौम और धर्म के ऊपर उठकर जो जो प्रताड़ित होते हैं, हमारे देश का ये इतिहास रहा है कि हमने सबको सम्मिलित किया है, उसमें आप भेदभाव ना करिए। पर सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। बस बता दीजिए CAA, आई विल रिक्वेस्ट यू। हाँ बिल्कुल, बौद्ध हैं, बाकी धर्म है, श्रीलंका से भी लोग आए हैं, तिब्बत से लोग आए हैं, हमारे देश में आए हैं, पारसी आए हैं ईरान से। क्या ये सच्चाई नहीं है? ठीक है, संबित इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा शरणार्थी हैं इस देश में, 30 देशों से आए हुए। ठीक है, हमने उनको धर्म के आधार पे लिया था। संबित ये हमारे हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है, बिल्कुल यही सिखाता है। और मैं एक चीज कह दूं, मैं एक और चीज कह दूं, ये जो ये विक्टिम बनाने की कोशिश करे, हमारे धर्म को लोगों ने प्रताड़ित करने की कोशिश की है, सदियों से की है, ये सच्चाई है। ब्रिटिश इंडिया हो, ब्रिटिशर्स हो या इस्लाम हो, उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया है, पर हमारा धर्म इतना सशक्त है, इतना मजबूत है, ठीक है, ठीक है, सबसे लड़ाई कर हम लोग आज भी संबित जी की बारी है। प्रियंका, यू मेड योर, हम सबको, देश को ही नहीं, हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि प्रताड़ित होने के बावजूद भी हम कैसे जीत सकते हैं। प्रियंका, संबित कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं अजय आलोक आपके पास आ रहा हूं। अजय आलोक मैं आपके पास आ रहा हूं। ओके संबित, रिस्पॉन्स। देखिए, पहली बात तो है कि अभी प्रियंका जी ने कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए सीएए में। क्यों? 6 रिलीजन्स तो इंक्लूडेड हैं उसमें पारसी भी हैं, उसमें जैन भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं। तो ये सारे रिलीजन तो इंक्लूडेड है, तो भेदभाव कहाँ हो रहा है? ये सारे रिलीजन, जो 6 रिलीजन हैं, ये सारे 6 रिलीजन 3 कंट्रीज में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, ये माइनॉरिटी है। ये सीए तो मेजॉरिटी के लिए है नहीं। बेसिकली मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम प्रताड़ित कैसे हो सकता है? हाँ, तो क्यों, कैसे होगा मुस्लिम? बांग्लादेश में मुस्लिम प्रताड़ित कैसे हो जाएगा? वो तो मुस्लिम नेशन है। पाकिस्तान में मुस्लिम प्रताड़ित कैसे हो जाएगा? और वो इंडिया क्यों आ जाएगा? देखिए, शरणार्थी और घुसपैठिए में फर्क है, दोनों में फर्क करना समझ लीजिए। शरणार्थी होता है और घुसपैठिया होता है। और एक बात मैं यहां बोल्ड लेटर्स में बोल दूं कि हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है कि जो भी घुसपैठिया आएगा हम यहां पर दुकान खोल के बोलेंगे आओ 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 आओ, यहां आओ, हमारा खाना खाओ, यहां हमारी नौकरी करो, यहां रहो। ये जो वोट बैंक की राजनीति इनकी चल रही है कि रोहिंग्यान्स को लाकर अपने घर में बसाना, और आज जम्मू कश्मीर में ये आप बिहारी मजदूरों को तो मार रहे हो, रोहिंग्यान को तो कोई नहीं मार रहा है। रोहिंग्यान आपके अपने हो गए, बिहार के लोग आपके पराये हो गए। वाह, ये जो फिलॉसफी है ना कि उम्मा धर्म के लोग हमारे अपने हैं और जो हिंदू हैं वो काफिर हैं, वो बाहर के हैं, ये फिलॉसफी बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें भी घर कर चुकी है। मैं एक सवाल पूछता हूं, जब म्यांमार में, एक सवाल पूछता हूं, आप शोएब जी से पूछिएगा, म्यांमार में जब प्रताड़ना हुई थी, आप याद करिए, वहां के रोहिंग्यान्स के ऊपर, तो यहां पर आजाद मैदान में, मुंबई की आजाद मैदान में 3 लाख मुस्लिम बंधु इकट्ठे हुए थे। 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी पुलिस कर्मचारियों की, आप याद करिए। उन्होंने म्यांमार के खिलाफ इंडिया में प्रदर्शन कर दिया था। कितने लोगों ने, आप पूछ लीजिए यहां पर। अरे फ्रांस में कुछ होता है, इंडिया में प्रदर्शन हो जाता है, इंडिया की सड़कें जाम कर दी जाती है। हुआ फ्रांस में, सड़कें इंडिया की जाम कर दी गई। प्रियंका चतुर्वेदी, प्रताड़ित तो हिंदू ही है उधर, मुसलमान तो प्रताड़ित नहीं है। 40 सेकंड, ये तो भाईचारा निभाना चाहते हैं, बताइए हमारे भाइयों ने कितना प्रदर्शन कर दिया। प्रियंका इसका जवाब देना डॉक्टर अजय आलोक। ठीक है संबित, यू मेड योर पॉइंट। देखिए प्रियंका जवाब, ऐसा 40 सेकंड प्रियंका। ऐसा है, मेरे देश की
मेरे देश की एक आज़ादी के बाद का इतिहास है और एक सिविलाइजेशनल का इतिहास है। सिविलाइजेशन, हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज़ क्या हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगी। मैं ना इसमें हिंदू पे पढ़ूंगी ना मुसलमान में पढ़ूंगी। मैं बस ये कहूंगी कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं और हमने सबको सम्मिलित कर कर हमारा जो देश बना है और प्रगति की ओर जा रहा है, वो सबको सम्मिलित कर कर ही आगे बढ़ा है। उसमें भेदभाव लाना और इस तरीके की बातचीत करना ना इस प्लेटफॉर्म की गरिमा को सुहाता है। मैं तो बस यही उम्मीद करूंगी कि अगर सीएए पास हुआ है, सीएए के रूल्स बने हुए हैं जो हमें देशवासियों को नहीं पता है, और अगर हमारे हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं बांग्लादेश में, तो हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारी सरकार हो, मुंह पे टेप लगाकर क्यों बैठी है और किसी तरीके की उनको वापस देश में लाने की कोशिश क्यों नहीं हो रही है। और अगर देश में जैसे अफगानिस्तान से सिखों को ले आए, उनको सिटीजन्स बनाने का काम कितना आगे बढ़ा है, ये बस आप मुझे बता दीजिए। मुझे इसमें ना हिंदू में पढ़ना, इसका जवाब देंगे अजय आलोक। अजय आलोक हुए हमारे देश में आए, आपने क्या काम किया? जी अजय आलोक रिस्पॉन्ड। सीए की बात अब मिलिंद देओड़ा भी कर रहे हैं, सीए की बात अब कांग्रेस के भी कई नेता कर रहे हैं, हमारे सामने है। और सीए, ये कहा जा रहा है कि सीए तो जरूरी है, लेकिन पहले कहा जा रहा था कि सीए उतना जरूरी नहीं है। देखिए, सीए तो जरूरी है और ये बात भी प्रियंका जी की सही है कि सीए के गाइडलाइंस भी क्यों नहीं आए, जल्दी आ जानी चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए। मैं सहमत हूँ और केंद्र सरकार जरूर जल्दी करेगी, ये भी आप निश्चिंत रहिए। आज की डिबेट सुनकर तो एक चीज आश्चर्य हो रहा है कि शिवसेना भी अब हिंदुओं पर चर्चा नहीं चाहती है। बहुत अच्छी बात है, बाला साहब की आत्मा को बहुत सुकून मिला होगा सुन के। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। हमारे श्रीनगर से खदेड़ दिया जा रहा है हिंदुओं को, बंगाल से खदेड़ दिया जा रहा है वहां से हिंदुओं को। जहां आबादी 50% क्रॉस करती है, वहां से दूसरी जगह से हिंदुओं को खदेड़ दिया जाता है। क्या मतलब है इसका? फुरफुरा शरीफ वाला तो कह रहा है गर्दन उड़ा दूंगा। सच्चाई हम जानते हैं। नहीं, उड़ेगा, बिल्कुल उड़ेगा। आप ये बात कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल होने जा रहा है। निश्चिंत रहिए, ऐसे ऐसे नेता रहेंगे और बाकी छद्म सेकुलर लोग रहेंगे, तो यही होने जा रहा है। बंगाल से भी खदेड़े जाएंगे, फिर शरण दीजिएगा महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह, क्योंकि बंगाल से हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा। आप ये सोचिए कि लक्षद्वीप तो भारत का हिस्सा है ना। महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने से मना कर दिया लक्षद्वीप में और कोई कुछ नहीं कर पाया। क्यों? कि बुत क्यों लगाएंगे? ऐसा कहीं होता है? ये इसी देश में संभव है। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ी चैलेंज है ये, इसको टैकल करना इनको। देखिए, सही बात है प्रियंका जी जो कहती हैं कि हिंदुओं की वोट लेते हैं तो हिंदुओं की रक्षा कीजिए, बिल्कुल सही बोल रही है प्रियंका जी। लेकिन प्रियंका जी पीछे क्यों हट रही है? इनकी पार्टी तो सबसे ज्यादा मुखर रही है। मैं ब्रेक के बाद जवाब लूंगा, ब्रेक के बाद जवाब लूंगा। शोहेब, मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। लेकिन देखिए, अक्सर लोग पूछते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी आ गए हैं, नरेंद्र मोदी अब क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी धारा को डिले कर सकते हैं, लेकिन धारा को शायद मोड़ नहीं पाएंगे। धारा को मोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि यह धारा बड़ी है और जिसमें कट्टरपंथ पैन एशिया बहुत बड़ा है, खासतौर पर तालिबान के आने के बाद। और यह कट्टरपंथ सिर्फ भारत के इर्द गिर्द नहीं है, यह वर्ल्ड वाइड है। यह वर्ल्ड वाइड है, जिसके अंदर जिहाद के नाम पर लोगों की जान लेने को आम बता दिया गया है। और मैं हैरान हूं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी जो बोल रहे हैं, ममता बनर्जी एक शब्द नहीं बोली है इस विषय के ऊपर। वो सूबे की मुख्यमंत्री हैं। मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। बैक, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम। और सोशल मीडिया पर अभी ब्रेक में मुझे बताया गया कि रिकॉर्ड व्यूज थे। आज व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और अपनी अपनी बात भी आप ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए और कू ऐप के जरिए लगातार लिख रहे हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरा हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि जनता की बातों को मैं शामिल कर सकूं। और अभी ब्रेक में मुझे मेरे प्रोड्यूसर अवनीश ने बताया कि क्या क्या सवाल आए हैं पब्लिक के, उनको भी मैं इंक्लूड करूंगा। लेकिन मैं शोहेब जमई आपको इस चर्चा में लेके आना चाहता हूं, क्योंकि शाहीन बाग में आप बड़े एक्टिव थे। क्या आपको लगता नहीं है कि सीए पर अब अकल आने लग गई है सबको? आपको भी आ गई होगी शोहेब जी? नहीं, मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि जो कुछ बांग्लादेश में दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मेरा स्ट्रांग बिलीफ है कि जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना बांग्लादेश में हो रही है, उसका समाधान सीए नहीं है, बल्कि स्ट्रांग डिप्लोमेटिक प्रेशर है। और भारत में बढ़ रहे माइनॉरिटीज के ऊपर जो कम्युनल क्राइम है, उस पर रोकथाम, जिसकी वजह से जो है भारत में माइनॉरिटीज पे कम्युनल क्राइम हो रहे हैं। इसका मैसेज जाएगा। कहां हुआ है भारत के अंदर इस तरह की वारदात? बिल्कुल हो रहे हैं।
कहां ये हो रही इसका है? solution। कहां, किस एरिया से भगाया गया है? मुझे बताइए, किस एरिया से भगा दिया गया है? कौन सा एरिया खाली हो गया? जैसे कश्मीर में हिंदू गायब भी हो गए हैं, कौन सा एरिया इस देश के अंदर? जबकि इसका ठीक उल्टा हो रहा है। हर रोज होते हैं, हर घंटे होते हैं, हर रोज होते हैं, हर घंटे होते हैं, हर मिनट होते हैं। आप मीडिया में चर्चा करें ना करें, सोशल मीडिया से वो बात पहुंच जाती है। आप मुझे बताइए ना, आप मीडिया में मैं चर्चा कर रहा हूं, मुझे बताइए भारत में ऐसा कौन सा इलाका है जहां से मुसलमान गायब हो गए? प्लीज बताइए। ये देश में प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए, बताइए कौन मना कर रहा है आपको? मीडिया में अपनी बात रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, दबने की जरूरत नहीं है, बात रखिए। आप आर पार में आए, आप रखिए अपनी बात को। कुछ भी बोल रहे हैं आप, रख रहा हूं, रखिए प्लीज। बताइए कहां हुआ है ऐसा? नीमच में कहां हुआ है ऐसा? नीमच में भारत के किस भाग में हुआ ऐसा? अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। हाँ बताइए। अरे सुन लीजिए। हाँ सुन रहा हूं, सुनाइए। नीमच में यहां से दरगाह में ब्लास्ट कर दिया, शहबाज का गला काट शहबाज का गला काट दिया अभी बेलगावी में हिंदू सेना के लोगों ने। ये क्या माइनॉरिटीज के खिलाफ अपराध नहीं है? अच्छा, और जितने मॉब लिंचिंग हुए और जितनी यहाँ से उत्तर प्रदेश में रोजाना हो रही है, ये क्या माइनॉरिटीज के खिलाफ अपराध नहीं है? बातें मत करिए, अपनी बात आपके पास फैक्ट्स नहीं है अपनी बात को सपोर्ट करने के। देखिए शोएब जमई, आप बहुत सारे कार्यक्रमों में जाते होंगे, ये देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट है। जनता देखती है, जनता फीडबैक देती है। अभी आपको फीडबैक मिलेगा भी। मेरा आपसे निवेदन ये है कि फैक्ट्स के ऊपर हम बात करें। उत्तर प्रदेश के अंदर घटना हो रही है, नीमच के अंदर, फैक्ट्स के ऊपर बात करें। कौन सा एरिया है जिसको मुसलमानों से खाली करा लिया गया है? कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें मुसलमानों को खाली करा लिया गया? कौन सा ऐसा एरिया है? मैं फैक्ट्स पे ही बात कर रहा हूं सर, सुन लीजिए फैक्ट। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आप डरते हैं कि मैं आपकी बात को आप डर जाएंगे, तो सुन लीजिए ना। अरे क्या डरेंगे सर? सुनिए, ये तो गला काटने की बात कर रहा है फुरफुरा शरीफ वाला विरोधी। ये तो फुरफुरा शरीफ वाला खुल्लम खुल्ला गला काटने की बातें कर रहा है। आप कह रहे हैं हाँ इन लोगों से डर लगता है, इन लोगों से डर। गला काट दिया, हम गला काटने वाले नहीं है, तो बात कर रहा था। डर लगता है इन लोगों से जो लोग गला काटने की खुल्लम खुल्ला बात करते हैं और सरकार इनका समर्थन करती है। यहाँ पे कर्नाटक में तो गला काट दिया गया सर, यहाँ तो कर्नाटक। ठीक है, हाँ इसको ये जो व्यक्ति है बंगाल सरकार को बोलिए इसे कोई पदवी दे दे। एक पहले बरकती को तो बना ही रखा था ठेकेदार। ओके संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। अरे तो देन ओके सर, यू मेड योर पॉइंट सर। संबित पात्रा मेरे को ब्रेक में व्यूअर्स ने सवाल पूछा कि आपकी सरकार, एक सेकंड शोएब जमाई प्रियंका जी भी हाथ खड़ा कर रही है, एक सेकंड शोएब, यू मेड योर पॉइंट। मुकेश जी मैं आपके पास आऊंगा, मेरा वादा है आपसे। संबित पात्रा ब्रेक में मुझसे सवाल पूछा गया, सबसे ज्यादा सवाल आपके लिए आए और मैं उनमें से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार आपकी अगर हिंदुओं को टारगेट अब भी कश्मीर में हो रहा है तो आपको वोट किस लिए दिया था? बेचारा बनने के लिए आपको वोट नहीं दिया गया था, ये पब्लिक लिख रही है। बेचारा नहीं, हम बेचारा बन भी नहीं रहे हैं। सबसे ज्यादा आतंकवादियों की सफाई भी अगर हुई है तो वो हमारे समय में ही हुई है। 370 आर्टिकल 370 हटाना भी हमारी सरकार ने किया है। स्वाभाविक रूप से ये लड़ाई एक दिन की लड़ाई नहीं होती, ये लड़ाई बहुत बड़े समय की लड़ाई होती है और हमारी सरकार लड़ रही है। मगर मैं यहाँ पर 2-3 विषय 30 सेकंड में रखता। मुझे आश्चर्य हुआ कि जो मुस्लिम चिंतक यहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि 2 ऐसे आपको कदम उठाने पड़ेंगे, हस्तक्षेप करने पड़ेंगे जिससे बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ वो बंद हो सकता है। एक तो डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन और दूसरा चूंकि हिंदुओं द्वारा मुसलमानों के ऊपर अटैक हो रहा है इंडिया में माइनॉरिटीज के ऊपर, इसलिए उसका रिटेलिएशन बांग्लादेश में हो रहा है। और हमने उनको अलाउ किया ये सब बोलने के लिए। यहां बैठकर जो प्रताड़ना हिंदुओं के ऊपर हो रही है एक बार भी उसके खिलाफ नहीं कहा, मगर कहा कि बिकॉज मुस्लिम्स के ऊपर इंडिया में अटैक हो रहा है इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है। दूसरी बात, यहां भेदभाव शब्द का बहुत प्रयोग किया गया कि सीएए में भेदभाव होता है। गंभीरता से सुनिएगा इस विषय। देखिए यहाँ नहीं पड़ता है भारत में होने वाली। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला, कम से कम मेरा गर्दन मत काटिए, मुझे बोलने दिया जाए, आगे में मुझे आराम से बोलने दिया जाए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए अमीश भाई, ये जो सीएए है इससे हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम का तो सिटीजनशिप नहीं जाएगा। हाँ, पाकिस्तान के मुस्लिम को इंडिया में सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आता है, ये कांग्रेस पार्टी, ये शिवसेना, ये शोएब जमई, ये पाकिस्तान के मुसलमान के लिए, बांग्लादेश के मुसलमान के लिए ये भारत में भेदभाव शब्द का प्रयोग क्यों करते? ठीक है, ये इंडियन मुस्लिम्स इज इक्वल, नहीं ठीक नहीं, सुन लीजिए इस बात को, इंडियन मुस्लिम्स इज इक्वल टू पाकिस्तानी मुस्लिम, इसको प्रूफ करने में क्यों लगे हुए कि पाकिस्तान के मुस्लिम को इंडिया यहां पर सिटीजन की सर्टिफिकेशन नहीं दे रही है तो वो इंडिया के मुसलमानों के साथ भी भेदभाव है।
बांग्लादेश के मुसलमान को हम यहाँ सिटीजन नहीं बना रहे हैं, तो इंडिया के मुसलमान के साथ भी भेदभाव है। ये तो बिल्कुल पाकिस्तान का एजेंडा। ठीक है प्रियंका, लेट प्रियंका रिप्लाई। पाकिस्तान का एजेंडा देश में चला रहे हैं। ठीक है, लेट प्रियंका रिप्लाई। प्रियंका जी, देखिए संबित पात्रा ने जो वक्तव्य दिया वो आपके सामने, लेकिन क्या आप चाहती हैं कि पाकिस्तान के मुसलमान बांग्लादेश के मुसलमानों को भी यहाँ पे सिटीजनशिप मिले? क्या आपको लगता नहीं है ये जो डिमांड है ये वाकई अपने आप में बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रताड़ित वहां हिंदू है? प्रियंका जी, एक तो सबसे पहले नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगी, शिवसेना को बार बार ये जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, इनके प्रवक्ता हो या उनके अलायंस पार्टनर हो, उनको मैं क्लियरली और स्पष्ट तरीके से कह दूं, ऐसे ढोंगी हिंदुओं का सर्टिफिकेट ना शिवसेना मांगती है, ना उनको एक्सेप्ट करती है, ना उनसे सीख करती है। सबसे पहले रही बात दूसरी, बात की गई कि किसी ने कि बिहार में, जम्मू और कश्मीर में लोगों की मौतें हो रही हैं, टारगेटेड किलिंग हो रही हैं। क्या आर्टिकल 370 और नोटबंदी के बाद बात ये नहीं हुई थी कि कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में बुलाए जाएंगे? क्या वो भाई साहब उस वादे का क्या हुआ? नोटबंदी के बाद कोई टेरर अटैक नहीं होगा। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगी, क्योंकि बिहार के जो प्रवक्ता हैं, जेडीयू वाले प्रवक्ता जो बैठे हैं, इन्होंने कुछ कहा कि शिवसेना हिंदुओं के बारे में बात नहीं करना चाहती। भाई साहब, हमें लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, या अलायंस पार्टनर का कोई हमें धर्म निभाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमें हिंदू धर्म के बारे में बात करनी पड़ती है। हम शुरू से बात करते आए हैं और एंड तक हम वही बात करेंगे, उनकी बात रखेंगे। पर उनका ध्यान जरूर केंद्रित करना चाहूंगी एक वीरेंद्र पासवान पे। शायद ये नहीं जानते होंगे वीरेंद्र पासवान जी कौन है। वीरेंद्र पासवान जी 7 अक्टूबर को एक आतंकी हमले में जम्मू और कश्मीर में मारे गए थे। उनका परिवार चाहता था कि उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार भागलपुर में हो, बिहार में। हमारे मुख्यमंत्री, वहां के बिहार के मुख्यमंत्री ने, ना ही उनके मुंह से आवाज निकली, ना ही उन्होंने किसी तरीके की कोशिश की कि अपने बिहार के पुत्र को वापस बिहार लेकर उनका अंतिम संस्कार करें। तो ये आकर मुझे अगर पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो शर्म आनी चाहिए पहले उन लोगों को जो चुप बैठे हुए हैं कि बिहारी लोगों की मौत हो रही है इन्हीं के कार्यकाल में, इन्हीं के अलायंस पार्टनर के कार्यकाल में, और ये लोग चुप्पी बांधे बैठे हैं। देश भूलेगा नहीं, बिहार भूलेगी नहीं। डॉक्टर अजय आलोक, अभी मैं बोलता हूँ, जब सुनिए। अब ऐसा है कि पहली बात कि वीरेंद्र पासवान की कहानी नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ मत बोलिए। न सिर्फ उनकी अंत्येष्टि हुई है, बल्कि उनको सरकार ने आर्थिक सहायता भी दी है। हम जो सरकार चला रहे हैं, खैर है, उससे आपके पूछने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको आईना इसलिए दिखाया कि यही वही शिवपाल ठाकरे की पार्टी थी जो कहते थे कि सारे मुसलमानों को पकड़ के पाकिस्तान और बांग्लादेश भगा दो, यहाँ पे मुसलमानों के रहने की जरूरत नहीं है। और आप उनकी एमपी होकर कहती हैं कि हमें हिंदू और मुस्लिम पर चर्चा नहीं करनी है। ये शिवसेना का चरित्र बदला है। वोट लेते वक्त, हिंदुत्व का वोट लेते वक्त बीजेपी के साथ बैठ के वोट लिया, सत्ता में आ गए तो बीजेपी को छोड़ दिया, बना ली सरकार कांग्रेस और एनसीपी के साथ, और यहाँ बैठ के ज्ञान दे रही है। भाई साहब, आरजेडी और जेडीयू के याद है, सरकार याद है। माया मिली न राम, माया मिली न राम, ये हालत होने वाली है। ना हिंदू मिलेंगे ना मुसलमान मिलेंगे। मुझे ज्ञान मत दीजिए। आने वाला दिन बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं हर दूसरे दिन आकर, बीजेपी के टीवी पे डिबेटिंग आप कर रही हैं, महागठबंधन याद है, डिबेटिंग आप कर रही हैं। आरजेडी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी, पर नीतीश जी ने क्या काम किया था देश जानता है। 17 साल साथ में थे, जब खिलाफ थे तो खिलाफत में थे। आपकी तो कुर्सी जो है कांटे की कुर्सी है, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तब वो मुख्यमंत्री बंद हो जाएंगे। ये तो आपका हाल है। आप हमें आकर ज्ञान बांट रहे हैं, नहीं है। आप हमें ना ज्ञान बांटिए। अच्छा, कौन नहीं, आप लोगों का इतिहास, जेडीयू का इतिहास कौन नहीं जानता है, जो आप मुझे इतिहास का पाठ पढ़ाने आए। मुझसे नहीं, आप बिहार की चिंता करें पहले भाई साहब, बिहार की चिंता करें। बिल्कुल, अरे बिल्कुल ऐसी चलिए, शिवसेना ऐसी चले, वही ज्यादा बेहतर। बांट रहे हैं, खुद अपना पढ़िए ना, बिहार की चिंता न कीजिए। आप अपना काम करिए। सरकार क्या करती है बिहारी और उत्तर प्रदेश के साथ, ये तो सबको पता है। शिवसेना के लोग बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ क्या करते हैं, ये पूरे देश को पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं क्योंकि वो कश्मीर में मारे जा रहे हैं। कश्मीर जो बिहार के लोग वहाँ गए हैं मजबूती के साथ हैं, क्यों नहीं केंद्र वापस जो लौट रहे हैं वो भी अपने घर लौट रहे हैं। वहाँ की जनता को क्यों नहीं बचा पा रहे, क्यों उनका रोज पलायन हो रहा है? केंद्र से क्या बात कर रही है, आप आपसे पूछ के बात करें। कुर्सी ज्यादा प्रिय है आप लोगों को। संबित भी काफी देर से कहना चाह रहे हैं कुछ, संबित और मुकेश शर्मा भी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संबित अरे भाई साहब हिपोक्रेसी का पाठ दूसरों को पढ़ाएं। ठीक है संबित, हाँ संबित, आप अपनी बात को 20 सेकंड में रखिए, 20 से 25 सेकंड में रखिए। संबित बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए अमीश भाई, मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। यहाँ मेरे अलावा 4 और हमारे प्रवक्ता बंधु हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, क्योंकि उनमें से तीनों ने कहा कि यहाँ भेदभाव हो रहा है सीए के नाम।
मेरा प्रश्न शिवसेना की प्रवक्ता से है। भेदभाव हो रहा है, आपने 4 बार कहा। क्या बांग्लादेश के मुसलमानों को सीएए के अंतर्गत हिंदुस्तान में सिटीजनशिप दे देना चाहिए, यही शिवसेना की मांग है? मैं जानना चाहता हूं कि शिवसेना का प्रवक्ता का स्पष्ट उत्तर क्या है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को सिटीजनशिप इंडिया में देना है या नहीं है। क्या है? अगर हम दे देंगे सिटीजनशिप बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुसलमानों को तो आप खुश हो जाएंगे, भेदभाव नहीं होगा ना? यही शिवसेना का स्टैंड है ना, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है प्रियंका, 20 सेकंड्स में रिप्लाई, देन मुकेश जी। देखिए हमारी हाँ स्टैंड बहुत स्पष्ट है, शायद इनको समझने में दिक्कत होती है कि कहीं भी मैं तो और सिर्फ मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रही हूं, मैं इसमें श्रीलंका को भी इंक्लूड करूंगी, मैं यूएस को भी इंक्लूड करूंगी, मैं चाइना को भी 3 ही देश है मैडम, श्रीलंका नहीं है ना, मैं क्या करूंगी? भाई साहब यूके नहीं है सीए। अमित भाई पहले सीए मैं आपके बीच में तो नहीं बोल रही थी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी मैडम। सीए में यूके नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, नहीं है श्रीलंका, ठीक है भाई साहब, नहीं बीच में नहीं है मैडम, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सीए 3 देशों में है, मैं यूके आता है। आपने कहा कि सीए में श्रीलंका आता है, CAA does not include श्रीलंका एंड यूनाइटेड किंगडम। ओके ओके, संबित आपने अपनी बात को रखी। बांग्लादेश, ठीक है संबित, आप प्रियंका सीए में तो 3 ही देश है जैसा आप जानती हैं, बोलिए। मैं फिर से रिपीट करूंगी, देश के किसी भी कोने, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी प्रताड़ित हो रहा हो, उस पर किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट स्टांस था और हमने बिल्कुल क्लियरली हमने राज्यसभा में रखा, लोकसभा में हम सीए के साथ खड़े थे। ये हमने क्लियरली लिखा है और हमने इसलिए abstain किया था क्योंकि क्लैरिटी बांग्लादेश के मुसलमानों लास्ट चीज में क्यों यहाँ पे आना चाहेगा? मुसलमान क्यों हमारे देश में घुसेगा? मतलब नहीं देना चाहिए ना नॉन स्टॉप सिटीजनशिप? तो नॉन स्टॉप पूछ ही रहा हूं तो सवाल आप बोल रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए भाई साहब, क्या पाकिस्तान के और बांग्लादेश के मुस्लिम को सिटीजनशिप देना चाहिए? तो आप बोल रहे मुसलमान क्यों आएगा, हम उसको सिटीजनशिप क्यों देंगे? अरे पहले मैं समझाता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है, उसके बाद आप बताइए। संबित वो सवाल पूछ रही है, संबित अब आपने सवाल पूछा, उन्होंने सुना, अब वो सवाल पूछ रही है, आप सुन लीजिए। अफगानिस्तान 20 सेकंड संबित। अरे क्या सुन, मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रही है। हमारे सिख भाई बहन आए हुए कितने सिटीजन आप पहले बताइए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कितने हमारे बांग्लादेशी हिंदूज हमारे देश में आप लाए, आपने उनको सिटीजन बना दिया भाई साहब। और लास्ट एंड फाइनल मैं कहूंगी, अरे भाई साहब, बहन जी ये तो बता दीजिए मुसलमानों को देना है कि नहीं देना है, पहले क्लैरिफाई तो करिए। क्या हमारे प्रधानमंत्री हो या हमारे गृह मंत्री हो? अच्छा ठीक है, मुकेश जी के बाद भी मुझे जाना है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं और शोएब भाई भी इंतजार कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए, फिर मैं भी आपको अपना जवाब दे दूंगी। ठीक है, आपको जवाब दे दूंगी, यूनाइटेड किंगडम को सीए में इंक्लूड कर दिया। मुकेश जी आप क्या चाहते हैं कि आप हैं शिवसेना? ठीक है प्रियंका, मेरे को मुकेश शर्मा के पास भी जाना है। मुकेश जी आपकी राय क्या है, क्या तमाम मुसलमानों को सिटीजनशिप मिलनी चाहिए जो बांग्लादेश में है, जो पाकिस्तान में है, जो अफगानिस्तान में है, जिन 3 मुल्कों के लिए सीए आ रहा है? आप क्या कहना चाहते हैं? अमित जी सर, वो सवाल उन्होंने प्रियंका जी से पूछा है, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप क्या कहते हैं आपके? अरे मुझे अमित जी देखिए, मैं बिल्कुल चुपचाप बैठा था, मुझे अपनी बात कहने दीजिए आप 20 सेकंड में। जी सर। हाँ माफ करिएगा आप, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आसाम और बंगाल का जब चुनाव था तो आप सीए का राज पूरे चुनाव में असम में और बंगाल में अमित शाह जी और मोदी जी कहते रहे। दोनों स्टेटों का चुनाव खत्म होते ही आज अमित देवगुट जी ने सीए का सवाल उठाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 14 दिन से बांग्लादेश में सब कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है बेरहमी से, लेकिन 14 दिन से बीजेपी के तमाम नेताओं को सांप सूंघ गया है, कोई ट्वीट नहीं करता है। जो प्रधानमंत्री जी जरा सी घटना पे ट्वीट कर देते थे वो बांग्लादेश पे ट्वीट नहीं कर रहे हैं। मान लिया चाइना के सामने आपने घुटने टेक दिए, मान लिया बॉर्डर पे कब्जा हो गया, मुकेश जी, लेकिन अरे जिन हिंदुओं के नाम पर आप वोट मांगते हो कम से कम एक ट्वीट तो कर देते। आप नोटबंदी, आप 370 की बात करते हैं, आप कहते हैं मुकेश शर्मा और अमित देवगुन वहां प्लॉट ले ले, जो हमारे बिहार के भाई
जो हमारे दूसरे लोग वहां काम करने गए थे, आज वो पलायन कर रहे हैं। आप कश्मीरी पंडितों को बसाने की तो बात छोड़िए। आपने बेसिक सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मुसलमानों को जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुस्लिम हैं, जो बहुसंख्यक हैं, उनको भी यहाँ पे मिलनी चाहिए? हिंदू हैं, आपका डीएनए हिंदू नहीं है, क्या बात करते हैं? ये तो बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आपका डीएनए हिंदू बनते हैं। बीजेपी का डीएनए हिंदू नहीं है। ओके संबित पात्रा, आपका डीएनए हिंदू नहीं है। जवाब? अगर मेरा डीएनए इटालियन थोड़ी है, अरे हिंदू ही है। मेरे राजनीतिक दल की बीजेपी का डीएनए हिंदू नहीं है, आपने ये बोला। सॉरी, ठीक है, बीजेपी का डीएनए, वही सवाल पूछा मैंने। जवाब बीजेपी चलिए भैया, हमारा डीएनए इटालियन डीएनए मिलाती है। ये चुनाव के लिए हिंदू को इस्तेमाल करते हैं। तो लगाए, इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। चल ठीक है। देखिए अमीश जी, अरे संबित भाई, कितने जोर से ये तो देश कह रहा है, मैं तो आपके बीच में नहीं बोला साहब कि आप कोई बात नहीं, आपका नाम देश है, ये मुझे नहीं मालूम के लिए करते हैं। हिंदू मर रहा है बांग्लादेश ठीक है में, मेरे देश भाई, और आप आपकी सुन तो सरकार लीजिए, चुप है। सुन आपके प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है। अमीश भाई, आपके गृह मंत्री चुप है। जम्मू कश्मीर में हत्याएं की जा रही है हिंदुओं की, सिखों को मारा जा रहा है, और आप चुप हैं। इनकी आवाज तो बंद करो, कान के पर्दे फट जाएंगे, इसके जोर से चिल्ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, एक सेकंड, लेकिन ये कारा पर, ये तारिक हामिद कारा जो है, आप अभी आपको बहुत तकलीफ हो रही है जो हिंदुओं के साथ कश्मीर में हो रहा है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन कांग्रेस जो है वो खुद तो फंसती है, अपने अलाय पार्टनर को भी साथ में फंसा देती है। तारिक हामिद कारा ये कह रहे हैं कि ये क्योंकि चुनाव आ रहे हैं अब, और अभी तक कोई चुनावों की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव आ रहे हैं इसलिए कश्मीर के अंदर आतंकी हमले हो रहे हैं। अब क्या कहिएगा मुकेश शर्मा? इस बात को तो कोई यहां बैठा हुआ आदमी नहीं मानेगा, लेकिन तारिक हामिद कारा जो आपके सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, उन्होंने इतनी एम्बैरेसिंग पोजीशन में आपकी पार्टी को डाल दी है। क्या कहेंगे उस पर आप सुन लीजिए, क्या समझूं मैं? अमीश जी, आपके सामने बाइट चला रहा हूं मैं। अमीश जी बाइट सुन ली मैंने, सुन लीजिए। अमीश जी, ये देश सिर्फ और सिर्फ, आपका धन्यवाद करता हूं, आपने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराई है। देश सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से एक बात जानना चाहता है। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। ये आतंकी हमले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाला है, मतलब ये तो सबसे इर्रेलेवेंट बात करी है तारिक हामिद कारा ने। अपनी पॉलिटिक्स को सजाने के लिए आप मतलब किस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ओके शोएब भाई, माफी चाहता हूं मैं, आज आपके पास ज्यादा नहीं आ पाया, लेकिन आप अपनी बात को रखिए। लास्ट वर्ड इज योर्स। शोएब जी बोलिए। जी अमीश भाई, 2 पर्टिनेंट पॉइंट अपने रख रहा हूं। जी अमीश जी, 2 पर्टिनेंट पॉइंट रख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सामने कि भाई जब 1990 में जब आपके पार्टी के समर्थन से जगमोहन जी वहां थे गवर्नर, तब भी हिंदुओं का पलायन हुआ कश्मीर में, और आज आपका एडमिनिस्ट्रेशन है और आपके एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर वहां चला रही है, और आज भी हिंदुओं के साथ वहां कत्लेआम हो रहा, क्यों? दूसरा सवाल कि सीए में आपके जो असम गण परिषद जो साथी थे और नॉर्थ ईस्ट में जितने साथी, उन्होंने सीए का विरोध किया। अभी जेडीयू के अजय आलोक बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके पवन वर्मा और प्रशांत किशोर नेता थे, उन्होंने सीए का विरोध किया था खुलेआम, और एनपीआर में सबसे पहले नीतीश जी ने यहां से लगाया था जब हम लोग शाहीन बाग बाग इतना ही वक्त है आज के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा को करने के लिए। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू डॉक्टर संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अजय आलोक, प्लेजर हैविंग यू एज वेल। मुकेश शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन निष्कर्ष यही है, सत्य सबके सामने चिल्ला चिल्ला के आ जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती।